नरेंद्र मोदी जी लगातार हर रोज़ मुसलमानों को अपना गैर बता देते हैं, घुसपैठिया बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताते हैं। आप जब ये सब बयान सुनते हैं तो आप अपने को कहाँ पाते हैं? समाज के ऐसे वर्ग जिनको अभी भी हाशिए पर हम लोग देखते आए हैं, जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कतई उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय कम से कम चिराग पासवान मेरे पिता के जाने के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पूछना चाहती हूँ कि इन बयानों से क्या बचा जा सकता है? क्या आपको शर्मिंदगी होती है जब आप इस तरह के बयान मुझे सुनते लगता हैं है कि ऐसे बयानों की ज़रूरत नहीं होती है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे, यहाँ तो भागवत का संविधान चलेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी गठबंधन में इतनी गुंजाइश है, आपने मर्ज नहीं की है पार्टी, कि आप रहते हुए गठबंधन में असहमति दर्ज कर सकें? बिल्कुल, और मैंने की है, हर विषय पे मैंने की है। कोई मजाक नहीं है कि कोई भी संविधान को इस तरीके से बदल दे। लेकिन चिराग जी 10 साल में पिछले हमने देखा है संविधान को जितना कमज़ोर किया गया, बिल्कुल कागज़ का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के अलावा अब संविधान बाकी कहाँ है? मेरी पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ में मैंने रिपीटेडली ये कहा है कि मेरा गठबंधन मुद्दों के आधार पर है, इशू बेस्ड अलायंस है मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये बहुत क्लियरली मैं इस बात को मैं मानता हूँ। आरोप ये भी है कि ये पार्टी एक परिवार क्यों बन गई है? अब तो परिवार कम हो गया, थोड़ा आरोप कम हो जाना चाहिए। मेरे परिवार ने ही मुझे बाहर कर दिया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पटना की खूबसूरत सी सुबह, लेकिन जो चुनावी गर्मी है वो अपने शबाब पर है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मिलवा देते हैं। चिराग पासवान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तकरीबन 10 साल पहले की बात है, 2015 में इसी कमरे में बैठी थी। रामविलास पासवान जी आपकी जगह बैठे हुए थे, मैं चुनाव कवर करने आई थी। वो सब कुछ मुझे याद आ गया। आपको देखा, काफ़ी एनर्जेटिक आप लग रहे हैं। कैसा लग रहा है चुनाव का मौसम? मैं अब उनकी जगह बैठा हुआ हूँ, ट्राइंग टू उनके कार्यों को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। यकीनन इन 10 सालों में बहुत कुछ बदला है, मेरे लिए बहुत कुछ बदला है, व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, पारिवारिक तौर पर भी। आज से 10 साल पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी। एक बेटे के रूप में था, पिता का संरक्षण था हर कदम पर। दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्शन जो मैं बिना उनके मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। उनकी कमी, उनके मार्गदर्शन की कमी बहुत ज़्यादा ऐसे में महसूस होती है, बट सिखाया भी उन्हीं नहीं है, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं। एवरी बिट ऑफ मी इज़ बिकॉज ऑफ हिम, एंड बस उम्मीद करता हूँ कि जो उनसे सीखा और जो वो चाहते थे उसको आगे लेकर बढ़ सकूँ। हाथ में आपके मैं देख रही हूँ काफ़ी धागे बंधे हुए हैं, लगता है बहुत सारी मिन्नतें बांधी हैं, बहुत शुभकामनाएं मिल रही हैं। मैं आई एम अ बिलीवर, मैं मानता हूँ, और मैं इसलिए नहीं मानता कि मुझे कुछ चाहिए। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये, और मुझे लगता है कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ में आस्था रखते हैं, इट कैन बी एनी धर्म, एनी रिलीजन, एनीथिंग, अगर आप उसमें आस्था रखते हैं, वो आपको ग्रेविटी देता है, बहुत आपको संयमित रखता है, आपको गुड टाइम्स में आपका दिमाग ख़राब नहीं करता, बुरे समय में आपको डिप्रेशन में नहीं लेकर जाता, आपको बहुत न्यूट्रलाइज रखता है। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। हाल फिलहाल के वर्षों में मैं जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, I lost my father, I lost my family, I lost my party, I lost everything that I had, a house जिसमें मैं 34 साल से रह रहा था। मेरे पास और कोई मेमोरीज़ ही नहीं है किसी और घर की। वो मुझसे 3 घंटे में मुझसे छीन लिया गया, ये तमाम चीज़ें। बट ऐसे में यही वो आस्था थी जिसने हमेशा वो संयम बनाए रखा, मुझे एक उम्मीद बांधे रखी कि मे बी एट द एंड ऑफ द रोड कुछ बेहतर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा, और उसी धैर्य, उसी संयम के साथ बस आगे बढ़ता रहा। तो उसमें बहुत साथ रहा है इस आस्था का। अच्छा हुआ कि आपने खुद ही घर का जिक्र छेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में ये बात छपी कि एक तरह से मैं कहूँगी बहुत डिग्निफाइड तो नहीं था, एक तरह का अपमान का सामना आपको करना पड़ा, फिर वापस वहीं जाना उसी एनडीए के खेमे में। मेरी ये व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं रही। मेरे लिए ये मेरे घर, मकान, मेरी सुख सुविधाओं की ये लड़ाई कभी नहीं रही। हाँ, जो चीज़ें हुई उसकी तकलीफ़ मुझे ज़रूर है, और ताउम्र रहेगी भी वो तकलीफ़ मुझे। जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा, एक चीज़ क्लियर है, मैं कभी भी इसके लिए एलिजिबल नहीं था, एटलीस्ट तब तो नहीं था। वो घर मेरे पिता के नाम पर था, आज नहीं तो कल वो मुझे खाली करना ही था। और मेरी कभी भी लड़ाई घर, गाड़ी, घोड़ा, मेरे ऐशो आराम,
उसको लेकर कभी नहीं रही है। मैंने हमेशा लार्जर पिक्चर देखी है। मेरी बड़ी लड़ाई हमेशा से रही है और ये सिद्धांतों विचारों की लड़ाई थी। मेरा कतई ऑल्टरनेटिव अलायंसेस में सिर्फ एक घर को लेकर मैं चला जाऊं, वो मेरे स्वभाव में कभी नहीं रहा। मैं जिसके साथ भी जुड़ा, और मैंने अपने नेता, अपने पिता से भी ये सीखा कि वो जब भी जिस भी गठबंधन में रहे पूरी ईमानदारी के साथ रहे। ऐसे में मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी पर है, काफ़ी मजबूत ये विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर। एक घर या कोई भी ऐसी चीज़ मेरे उन रिश्तों को जो वैचारिक तौर पर एक गठबंधन एक दल के साथ जुड़े हुए हैं उसको नहीं तोड़ सकता। चलिए, जो इतिहास में गया उसे भूल जाते हैं, भविष्य की बात करते हैं। बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। साइज़ आप इसका देखिए, और ख़ासकर इसका मैं कहूँगी पॉलिटिकल साइज़ आप देखें, मतलब चुनाव के हिसाब से उत्तर प्रदेश, बिहार जिस तरफ जाता है उस तरफ पूरा देश चला जाता है। 40 सीटें कोई मामूली नंबर नहीं है। ऐसे वक्त में चाहे मोदी जी कितना ही कहें कि अब की बार 400 पार, हम जानते हैं कि पूरी लड़ाई एक एक सीट पर हो रही है। उसमें आप एक बेहद अहम, मैं कहूँगी, एक दावेदार और एक तरह से सहयोगी हैं। अभी नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ दिनों में लगातार बयान आ रहे हैं जिसमें मैं एक तरफ देख रही थी रामविलास पासवान जी की उस विरासत को जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों के उत्थान की बात की। एक तरह से एक मसीहा के तौर पे वो देखे गए, जिस तरह की राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ दलित, पिछड़े, मुसलमान, ईसाई, उन सब में आप देखें एक अजीब खौफ का माहौल है। एक तरफ दलित पिछड़े कह रहे हैं कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी लगातार हर रोज़ मुसलमानों को अपना गैर बता देते हैं, घुसपैठिया बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताते हैं। साफ तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का कि भाई देखिए, हिंदुओं से लेके मुसलमानों को पहुँचा रहे हैं, ये धन पहुँचा देंगे। आप जब ये सब बयान सुनते हैं तो आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को, आप उनमें से हैं जो उनको व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छे से, उनकी सोच को, उनके विचारों को बहुत अच्छे से आपने जाना है। उन्हीं का ही अंश हूँ मैं, और उन्हीं की ही सोच को लेकर आगे बढ़ने का मैंने प्रयास मैं कर रहा हूँ। मेरे पिता हमेशा एक पहरेदार की तरह हर सरकार में रहे, और उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि समाज के उस वर्ग जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उस पर कभी किसी तरीके का कोई भी हानि उस समाज को, उस वर्ग को ना हो। उसका आपने जिक्र किया, भले वो दलित हों, भले वो वंचित समाज के लोग हों, भले वो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हों, भले वो गरीब वर्ग से आने वाले लोग हों, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हों, समाज के ऐसे वर्ग जिनका शोषण होता रहा है, वो लोग, उनके प्रति उनका समर्पण हमेशा से रहा है। और इस बात को मैं आपके माध्यम से भी मैं पुनः दोहराता हूँ कि डंके की चोट पर वो समर्पण मेरा भी है। मैं भी कतई ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे रहते हुए, और या मैं किसी ऐसी सरकार का या किसी ऐसी गठबंधन का हिस्सा हूँ जहाँ पे समाज के ऐसे वर्ग जिनको अभी भी हाशिए पर हम लोग देखते आए हैं, जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कतई उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय, कम से कम चिराग पासवान मेरे पिता के जाने के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा, आपके शब्द सुन के ही अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा जो बहुत ही घिनौनी राजनीति का इस वक्त हिस्सा है। मैं कभी कभी मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे बयान जाते हैं जो कि संभवतः नहीं जाने चाहिए। मैं हमेशा से शब्दों की मर्यादा का पक्षधर में रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कड़े से कड़ा विरोध, कड़ी से कड़ी आपत्ति, या कड़ी से कड़ी, कड़वी से कड़वी बात को भी मर्यादित शब्दों में कहा जा सकता है। मैं समावेशी विकास का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं बिहारी हूँ, मैं 14 करोड़ बिहारी की मैं बात करता हूँ। मैं नहीं मानता कि बिहार में कोई हिंदू बिहारी है, कोई मुस्लिम बिहारी है, कोई अगड़ा बिहारी है, कोई पिछड़ा बिहारी है, कोई दलित बिहारी या कोई महादलित बिहारी। मैं नहीं मानता इन जात पात धर्म मजहब में। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं मानता हूँ कि समाज का हर वो व्यक्ति जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा, उस सबकी समस्या है क्या। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू बिहारी है तो उसकी समस्या उसके गांव में कुछ अलग है, और कोई मुस्लिम बिहारी है तो उसकी अलग है। अगड़ा बिहारी भी अगर गरीब है तो भी उसकी समस्या वही, बिजली, पानी, रोजगार, तमाम छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वो व्यक्ति भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में आपने बयानों का जिक्र किया, मैं मेरी सरकार की वो उपलब्धियों को मैं देखता हूँ। मैं आ जाती हूँ उपलब्धियों पे एक पल में। बस ये पूछना चाहती हूँ कि इन बयानों से क्या बचा जा सकता है? क्या आपको शर्मिंदगी होती है जब आप इस तरह के बयान सुनते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे बयानों की ज़रूरत नहीं होती है आज की तारीख में, और ख़ास तौर पर जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, जब आप चुनाव के उसमें हैं।
जनता भी आपसे सुनना चाहती है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। जनता को नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जो व्यक्ति आज अपने घर में 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद कर रहा हो, जो व्यक्ति आज 2 वक्त की कमाई की जद्दोजहद कर रहा हो, अपनी बेटी की शादी की समस्या से जूझ रहा हो या अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो व्यक्ति चिंतित हो, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। इसके अलावा चिराग जी, जैसे 10 साल में हमने देखा, पिछले खासकर 5 साल में, पहले 5 साल तो मैं नहीं कहूँगी कि उस तरह के रहे, ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जा सकता है, बुलडोज़र की राजनीति हुई, हमने देखा कि खुले तौर पे अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति हुई, मंदिर को लेके एक तरह का बहुसंख्यकवाद, और फिर मैं पासवान जी की लेगेसी और आपको देखती हूँ कि आपका तो वोट बेस, मतलब आपके अंदर, आपकी पार्टी के भीतर, पासवान जी के भीतर, आपके पिता बिहार के मुसलमानों नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तक उनमें अपना एक नेता देखते रहे। तो जब आप इस अलायंस का हिस्सा होते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि इस लेगेसी को अलग से लेके चलते, जो सामाजिक न्याय है उसकी राजनीति, जो जिसे सशक्तिकरण, जैसी आप अच्छी बातें कर रहे हैं, उसकी राजनीति होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि एक बड़े से अलायंस का एक छोटा सा हिस्सा। मुझे किसी ने कहा रास्ते में अभी कि भाई चिराग पासवान जी ने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, मान न मान मैं तेरा हनुमान। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनका हनुमान हूँ। वो एक प्रकरण अलग था जहाँ पे 2020 के चुनाव में मुझे कहा गया था कि मैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने स्वतः वो निर्णय लिया था कि मैं उस गठबंधन से मैं अलग हो जाऊँ। और उस वक्त जब मुझ पे ये कहा जा रहा था कि मैं उनकी तस्वीर नहीं लगा सकता, तो मैंने कहा कि वो मेरे दिल में बसते हैं। और जब दिल में बसने की बात आई तो सब ने उसको हनुमान से जोड़कर वो कर दिया। वो बहरहाल वो अलग है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, और वो है, मतलब ना मैं उसको झुटलाऊंगा। और वो एक मजबूत रिश्ता है। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े रहे जब मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी। मेरे पिता अस्पताल में थे, एक परिवार के अभिभावक की तरह उस वक्त वो साथ में खड़े रहे। ये व्यक्तिगत है, गाहे बगाहे उन्होंने भी इसको एक्सप्रेस किया, कभी मुझे गले लगाया, कभी मुझे अपना छोटा भाई का, वो तमाम बातें। हाँ, इसकी वजह से मैंने ताने भी बहुत सुने हैं, बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल वो सब चीज़ें एक तरफ। आपका जो पहला हिस्सा था सवाल का कि सामाजिक न्याय जिसकी लड़ाई मेरे पिता लड़ते रहे, बेहतर होता कि अगर मैं अकेला होकर या अलग होकर मैं उस लड़ाई को मैं लड़ता। आज की भी तारीख में मैं आपको बहुत ईमानदारी से इस बात को कहना चाहूँगा, मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ। मेरा अलायंस है एक गठबंधन के साथ, मैंने मर्ज नहीं किया अपनी पार्टी को। मेरी पार्टी आज भी पूरी मजबूती से अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर अडिग है। और मेरी रगों में उस नेता का खून है जिसने 1 मिनट नहीं लिया त्यागपत्र देने में कैबिनेट मंत्री के पद से, जब उन्हें लगा कि समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है। सबको याद है, मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है। मैं अगर आज मैं चाहता तो मैं भी अपने सिद्धांतों से समझौता करके 2020 में 15 सीटें मुझे दी जा रही थी, मैं भी 15 सीटों पर सर झुकाकर नतमस्तक होकर बिहारी फर्स्ट से मैं समझौता करता, उस अलायंस में मैं चुनाव लड़ता, केंद्र में मैं मंत्री होता, बिहार में मेरे 2-3 मंत्री होते, ना मेरी पार्टी टूटती, ना मेरा परिवार टूटता। बट अगर मैं ऐसा करता तो पिता के सामने कम से कम मैं श्रद्धांजलि के फूल तो कभी नहीं चढ़ा पाता, क्योंकि मुझे अपनी नीतियों से मुझे समझौता करना पड़ता। ऐसे में व्हेन आई से दैट आई एम इन एन अलायंस, मेरा मर्जर नहीं हुआ है, मेरी पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, और मैंने रिपीटेडली ये कहा है कि मेरा गठबंधन मुद्दों के आधार पर है, इशू बेस्ड अलायंस है मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये बहुत क्लियरली मैं इस बात को मैं मानता हूँ। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, 2019 अगर मुझे साल ठीक से याद है, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान उसमें कर दिए गए थे जिसने उस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था। जी 18 की बात है। उस वक्त हम लोगों ने मजबूती से सरकार के सामने, इंक्लूडिंग टू एन एक्सटेंट वी यूज़ द वर्ड अल्टीमेटम, हम लोगों ने देकर सरकार को हम लोगों ने बाध्य किया उस वक्त कि आप उस एक्ट को उसको पुनर्स्थापित किया जाए जिस व्यवस्था में वो एक्ट था। ये वो मुद्दे हैं। ऐसे में ही भले वो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए हों, भले वो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हों, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हों, आज ये भ्रम फैलाया जाता है कि भाई आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इस पर भी ज़रूर मैं चाहती हूँ आप इस पर टिप्पणी कीजिए कि क्या संविधान को बाकायदा बदलने की नहीं, समाप्त करने की कोशिश हो रही है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात दलित अल्पसंख्यक नहीं कह रहे हैं, खुद भाजपा के नेता कहते हैं। दिया कुमारी अभी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो संविधान बदलना पड़ेगा। सीधे सीधे मतलब 6 बयान मैं आपके सामने लिस्ट कर सकती हूँ जिनके ज़रिए पता चलता है कि अंदर खाने सोचे है कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदल लेंगे। आप एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे, मैं कहूँगी ऐसी पहचान से आते हैं जिनका बुनियाद, मतलब आपका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं था
अगर संविधान में वो प्रोविजंस नहीं होते। बिल्कुल सही बात। और मैं आपके लिए अपने लिए भी कहती हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ एक महिला के तौर पर, एक पत्रकार की एक तरह से एक डिग्निटी एग्जिस्टेंस मेरे पास है, चूंकि मेरे पास एक संविधान है। तो ऐसे में जब आप सुनते हैं इस तरह की बातें कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे, यहाँ तो भागवत का संविधान चलेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी गठबंधन में इतनी गुंजाइश है, आपने मर्ज नहीं की है पार्टी, कि आप रहते हुए गठबंधन में असहमति दर्ज कर सकें? बिल्कुल, और मैंने की है, हर विषय पे मैंने की है। इसके पूर्व में भी जितने ऐसे विषय आए हों, भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो, जब जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि मुझे ऐतराज़ दर्ज कराना चाहिए, हाँ मेरी सीमाएं ज़रूर हैं, संभवतः मेरे ऐतराज़ से बहुत ज़्यादा सरकार को फ़र्क ना पड़े, बट हाँ इतिहास इस बात को ज़रूर याद रखेगा कि भले जंगल में आग लगी और मैं उस चिड़िया की तरह था जो अपनी चोंच में एक बूंद लेकर पानी से उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था, बट कम से कम मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। लेकिन आपका एग्जिस्टेंस, जिस तरह की आपकी पॉलिटिक्स, ऐसा लगता है कि यू बिलोंग मोर देयर देन हियर। ऐसा लगता है कि आप राजद, जेडीयू, इस तरह कांग्रेस पार्टी जो इनकी सेक्युलर एक तरह से इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, उधर आप ऐसे ज़्यादा लगते हैं बजाय इधर के, ये मेरा ख्याल है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों लगता हूँ, बट मैं मानता हूँ आपकी अपनी एक इंडिविजुअल सोच होती है जो आपके व्यक्तित्व को तैयार करती है। मैंने हमेशा समावेशी विकास का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं इस तरफ अपने आप को ज़्यादा इसलिए मानता हूँ, पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने 2014 में 125 करोड़ देशवासियों की बात की, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने योजनाओं में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। आज भी जब मैं गाँव में जाता हूँ, तमाम वो लाभार्थी जो योजना के हैं, और मैं इसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता को दूंगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के नाम से जो 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, ये सोच मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी, जिसमें आज भी ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा हिंदू परिवार है, कौन सा मुस्लिम परिवार है। आपने अपना मेरा उदाहरण देकर कहा, मैं वापस से एक बार उसको संविधान और आरक्षण को मैं क्लियर कर दूँ। आपने हम दोनों का उदाहरण देते हुए कहा, मैं उसी उदाहरण में एक नाम और भी जोड़ना चाहूँगा, मेरे प्रधानमंत्री जी का। आज मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे इसी संविधान की वजह से। आज संभवतः, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट मेरा विश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इसी संविधान की वजह से। तो जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री जी को यहाँ तक वो पहुँचे, उस संविधान को कोई क्यों ख़त्म करना चाहेगा। मैं मानता हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ ये संविधान है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि कोई भी संविधान को इस तरीके से बदल दे। लेकिन चिराग जी 10 साल में पिछले हमने देखा है संविधान को जितना कमज़ोर किया गया, बिल्कुल कागज़ का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ के अलावा अब संविधान बाकी कहाँ है। सिर्फ उसका मैं कहती हूँ नाम बदलने में भर से अलग बात है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए, भारत के लोगों के अधिकार जिस तरह से कुचले गए हैं, आज़ादी किस तरह से कुचली गई है, भारत में दलित आदिवासियों के साथ जितना अत्याचार दिख रहा है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। अभी भी देखिए आप, लगभग मैं कहूँगी टोटल ना सही तो नियर पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नज़र आ रहा है। ऐसे में संविधान तो कमज़ोर हो रहा है, तो हमारे पास वजह हैं ये कहने के लिए कि अगर फिर से नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो संविधान ख़त्म हो जाएगा। ये नज़रिया है देखने का, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। जिस नज़रिए से विपक्ष इसको दर्शाने का प्रयास करता है, मेरा नज़रिया संविधान को सशक्त करने का मैं देखता हूँ। तमाम उन बातों का जो आप जिक्र कर रही हैं, मैं मानता हूँ समाज के उन हिस्सों को जो कि कहीं ना कहीं अभी भी मुख्य धारा के साथ या मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़ पाए थे, उसको जोड़ने के लिए संविधान में वो ज़रूरी बदलाव किए गए। उदाहरण के तौर पर वी मे एग्री टू डिसएग्री व्हेन आई से दिस, धारा 370 हटाने की बात हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसने मेरा मानना है कि हमारे समाज को और ज़्यादा मजबूत किया। जो डिस्क्रिमिनेशन भले वो किसी भी आधार पर हो, भले वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो लिंग के आधार पर हो, किसी भी आधार पर जो समाज में भेदभाव होते हैं, उनको हटाने के लिए अगर कुछ प्रावधानों को लाने की ज़रूरत है, मैं उसका पक्षधर हूँ। मैं मानता हूँ कि ये बदलाव उसी दिशा में किए गए। बट हैविंग सेड इट ऑल, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल सके या उसको मिटा सके। और जहाँ तक रही बात आरक्षण की, आज लेट मी यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, आप ही के इस प्लेटफॉर्म का मैं इस्तेमाल करके आप ही के सामने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की मैं कसम खाकर मैं बोलता हूँ
कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, और मैं ये बोलूँगा कि भले वो चिड़िया की इस तरह का योगदान हो, वही गिलहरी वाला योगदान हो, बट मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरे रहते हुए कम से कम ना संविधान को कहीं आँच आएगी, ना आरक्षण को कहीं आँच आएगी। मैं जानता हूँ मेरे साथ एक बड़ा वर्ग युवाओं का है, और नहीं संभव है कि आप युवाओं की उस भावना को आप अनदेखा करके कोई भी सरकार कोई भी ऐसा फैसला मैं आती हूँ युवाओं की बात पर। कल भी बहुत सारे युवाओं से मुझे चर्चा हो रही थी, और फिर आप ही का मुझे ख्याल आया कि सुबह आपका इंटरव्यू मुझे करना है। आप एक युवा नेता हैं, और जनता में एक तरह से मैं एक पोटेंशियल में देखती हूँ कि बिहार के एक बड़े नेता के तौर पर, सिर्फ वो शख्स नहीं जो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, बल्कि एक भावी बड़े नेता के तौर पे भी। आपने कहा कि आपकी पहली आइडेंटिटी है बिहार, आप 16 करोड़ बिहारियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक आरोप ये भी है कि ये पार्टी एक परिवार क्यों बन गई है? अब तो परिवार कम हो गया, थोड़ा आरोप कम हो जाना चाहिए। मेरे परिवार ने ही मुझे बाहर कर दिया, तो परिवारवाद के आरोप थोड़े कम हो गए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन 5 सीटों में से 1 सीट परिवार के मेरे सदस्य लड़ रहे हैं, इसलिए ये आरोप मेरे ऊपर लगते हैं। बट जहाँ उनको परिवार का सदस्य के तौर पर देखा जाता है, मैं अपनी पार्टी में मैं अपने MY समीकरण को देखता हूँ, मैं महिला और युवाओं के समीकरण को देखता हूँ। मेरा समीकरण ना जातीयता पे आधारित है, ना सांप्रदायिकता पे आधारित है, मेरा अपना एक MY समीकरण है। 5 सीटें हैं, सीमित सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बट इसमें मैंने प्रयास किया कि मैं सिर्फ अपने आप को युवा बिहारी बोलूँ ही नहीं, युवा बिहारियों का जिक्र नहीं करूं, बल्कि उनको वो उचित प्रतिनिधित्व भी दूं जो कि संभवतः बाकी पार्टियां आज की तारीख में नहीं देती हैं। और ऐसी पार्टियां जहां पे युवा नेतृत्व है वो तो कतई नहीं देते हैं, अपनी इंडिविजुअल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। उनको लगता है कि हमसे बेहतर बोलने वाला, हमसे बेहतर पढ़ा लिखा कोई मेरे ही दल में आगे आ गया तो संभवतः हम पीछे हो जाएंगे। ऐसे में आप मेरी पार्टी में देखेंगे तो 4 युवा हैं, जहाँ मैंने अरुण भारती जी का, जिस परिवारवाद का आरोप मुझ पर लगता है, जो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा, लंदन से उन्होंने MBA किया हुआ, उनका एक अपना अस्तित्व रहा, कार्य किया और अच्छा काम किया। खगड़िया से जिनका अभी चुनाव हुआ, राजेश वर्मा, पढ़े लिखे युवा, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन। जब वो भारत की संसद में जाएंगे और जब बिहार को प्रस्तुत करेंगे, मुझे लगता है वो युवा बिहार की वो छवि है जिसको रख पाएंगे। शांभवी जो कि समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, सबसे कम उम्र की, आज की तारीख में सबसे कम उम्र की दलित समाज से आने वाली, शी इज़ अ यंग लेडी, सो वेल आर्टिकुलेटेड एंड सो वेल लर्नड, सो वेल एजुकेटेड। ये वो चेहरे हैं, मैं अपने आप को भी जोड़ूंगा, मैं भी अभी तक तो युवा हूँ, अपने आप को भी जोड़ूंगा। ये वो 4 ऐसे युवा जो कि जब जाकर संसद में अपनी बातों को रखेंगे, बिहार की वो अपराध, भ्रष्टाचार की जो छवि है, जो कहीं ना कहीं मजाक के तौर पर बिहारी नेताओं को लिया जाता है, जब ये लोग बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे तो बिहार बड़ी की वो अच्छी छवि बात है। मुझे वो उभर कर तस्वीर भी अच्छी लग रही है जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर एक अदद मुसलमान उम्मीदवार भी होता तो कैसा रहता? मैं चाहता था, और ये मेरा हमेशा से मेरा कमिटमेंट रहा है। 2014 में मात्र 7 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसमें से भी हम लोगों ने 1 सीट मुसलमान समाज से आने वाले कैसर साहब को हमने दी। इस बार भी मैं चाहता था, 19 में भी, 19 में बल्कि मेरी पार्टी के कुछ लोग, और कुछ लोग क्या मैं नाम लेकर बोलता हूँ, वही व्यक्ति जिनके साथ कैसर साहब चले गए, वही उनका टिकट काट रहे थे। बाद में उन्होंने मेरा साथ देने की बजाय, जिन्होंने रात के 2:30 बजे उनको बुला कर टिकट दिया, उन्होंने उनका साथ दिया। बहरहाल वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। इस बार भी मैं चाहता था कि वो लड़ें, बट बहरहाल जिस तरीके से पार्टी और परिवार को उन्होंने धोखा देने का काम किया, आखिर तक मैं प्रयासरत रहा था कि वो समय रहते आ जाएं, जैसे वीना जी आ गई थी। नहीं तो आप चाह रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि 2 कैंडिडेट नहीं मिला आपको, क्योंकि वो 2 नाव पे सवार थे। मेरे लिए उनसे बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और हम जैसी छोटी पार्टियां जो कि महज 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं, तो हम लोग के लिए विनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ऐसे में विनेबिलिटी के आधार पर, तो असेंबली इलेक्शन भी बहुत पास है, तो असेंबली में आप डेफिनेटली यस, माय कमिटमेंट विल बी देयर। और हम लोग असेंबली में, मैं मानता हूँ कि संभवतः मुझे ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। अब वो गठबंधन के ऊपर है, बट अगर वो दी जाती हैं तो ज़रूर। अब आखिरी सवाल, और इसके बिना खत्म नहीं हो सकता, वो है युवाओं को लेकर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ माइग्रेशन मतलब एक तरह का नासूर है, सिर्फ एक जख्म नहीं है। हर वक्त हर तरफ आप जहाँ जाइए, माइग्रेशन की एक बदसूरत तस्वीर हर तरफ नजर आती है। ऐसी 5 चीज़ें मुझे बताइए आप जो बिहार के लिए करना चाहते हैं इस चुनाव में। ओके, आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन समबडी आस्क्स मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं मानता हूँ कि मेरे पास वो विजन है विकसित बिहार को बनाने को लेकर, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उसका नाम है। मैं मानता हूँ कि बिहार में
मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हम लोग को रखनी होगी, एक चौमुखी विकास की नींव हम लोग को यहाँ पर रखनी होगी। सबसे पहले शिक्षा उसके केंद्र में। जब तक आप शिक्षा को नहीं लाएंगे, और ये सुनियोजित तरीके से बिहारियों को शिक्षा से दूर रखा गया। सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी पे कब हम लोग फ़ख्र करते थे। आज भी जब माँ महिम दूसरे राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं और उनके लिए जब डिनर का आयोजन करती हैं, तो उसके बैकड्रॉप में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर होती है। उस गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारा बिहार देता है। मीडिया हाउसेस में चले जाइए, टॉप पोस्ट में आपको बिहारीज मिल जाएंगे। आप HODs, आपको मेडिकल कॉलेजेस में आपको बिहारी मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेस में CEO CFOs आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो ये मेरी चिंता रही है कि जब बिहारी इतने आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया। ऐसे में इसका कारण ये पलायन ही है, माइग्रेशन है। ये माइग्रेशन तब रुकेगा। आज मेरे लिए अरफा जी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप कोटा चले जाइए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, इन जगहों पे नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो एजुकेशन को, अच्छा जब आप ये करेंगे तो जितना हज़ारों करोड़ रुपया जो सालाना हम लोग कोचिंग फीस के नाम पर दूसरे राज्यों में देते हैं, वो रिटेन होगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एजुकेशन, आई ऑल्सो साइमल्टेनियसली टॉक अबाउट रेवेन्यू जनरेशन। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रेवेन्यू जनरेट कैसे हो सकता है? इन माध्यमों से। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप रिटेन कर पाएंगे। रिलीजियस टूरिज़्म, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारे राज्य में रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट करने का। अगर अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, आस्था एक तरफ, वो मेरी आस्था की बात है, मैं उसका अभी जिक्र नहीं कर रहा, बट रेवेन्यू कितना जनरेट होता है उससे। एक अलग से इंटरव्यू होगा लेकिन उसके लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उस मुद्दे पे अलग से हम इंटरव्यू करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे माता सीता का वैसे ही मंदिर बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है ये, भगवान महावीर की धरती है, लछवाड़ है, वैशाली है, गौतम बुद्ध, बोध गया को आप वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर आप कर सकते हैं। आस्था पुनः एक तरफ, रेवेन्यू रिजॉर्ट्स बनने लगते हैं। मैंने लछवाड़ में ये किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप बॉलीवुड से इधर कैसे आ गए, क्योंकि जो तस्वीर आप मुझे दिखा रहे हैं बिल्कुल लग रहा है एक बेहतरीन फिल्म मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई जस्ट टेक वन मोर मिनट टू कंक्लूड दिस। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। मैं भविष्य वक्ता नहीं, बट मैं आज मैं कह सकता हूँ 2 महीने के बाद मेरा आधा बिहार बाढ़ में होगा, आधा सुखाड़ में होगा। नदियों को जोड़ने पर हम लोग को काम करना है, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। इससे आपकी सिंचाई की समस्या हल होगी, बाढ़ सुखाड़ की समस्या हल होगी। हम लोगों को प्रोसेसिंग यूनिट्स में हाजीपुर का प्रतिनिधित्व आशीर्वाद मिला तो करूँगा। केले मिलते हैं वहाँ पे, केले वहाँ के बहुत फेमस है। वही केला जब डाउन साउथ चला जाता है, केले के चिप्स बन के इतना महंगा बिकता है, उसके प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग यूनिट्स लग जाएं। मखाना वर्ल्ड फेमस हो गया, इनके यूनिट्स लग जाएं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे प्रदेश के राजस्व को बढ़ाएगा, रिटेन करेगा। जो माइग्रेशन हुआ है वो माइग्रेशन को, रिवर्स माइग्रेशन हम लोगों को करना है, लोगों को वापस अपने राज्य। चलिए हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी ये सब देखने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।